सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक विषय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, दूसरा 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। पहले चरण में बातचीत हमारी भारत चीन संबंधों के संदर्भ में है। हमारा आज का विषय है चीनी ऐप पर बैन मिलेगा चैन। संदर्भ यह है कि भारत सरकार ने तकरीबन 1.25 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर चीन के संदर्भ में डिजिटल स्ट्राइक की है। जब से गलवान घाटी का संघर्ष हुआ है, घटनाक्रम घटित हुआ है, उसके बाद तत्कालीन सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक का दावा किया गया था। उन्होंने बताया कि हम चीन को सबक सिखाने जा रहे हैं और उसके तहत उन्होंने लगातार 4 बार अलग अलग तारीखों में चीन के तमाम ऐप को बंद किया। तमाम भारतीय जिस टिकटॉक को अपनी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बना चुके थे, वो इस प्रतिबंध की भेंट चढ़ गया। अब ताजा तरीन मामला यह है कि एक बार फिर भारत सरकार ने 60 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। समझने की कोशिश करेंगे आज की इस बातचीत में कि आखिर इन चीनी ऐप के माध्यम से ऐसा कुछ क्या हो रहा था जो देश के लिए खतरा था, जिसके चलते सरकार ने ये कदम उठाया है। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि चीन के साथ एक तरफ हम दावा कर रहे हैं कि उसे सबक सिखाने जा रहे हैं, वहीं आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा उसके साथ व्यापार परस्पर बढ़ रहा है। हम साल दर साल चीन के साथ अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियों में अपने हिस्से में नुकसान भी बढ़ा रहे हैं। हम जितना निर्यात नहीं करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आयात करते हैं। कुल मिलाकर अगर व्यापार की भाषा में करें तो चीन के साथ चल रहा व्यापार भारत की मुद्रा को चीन ले जाने का स्रोत बनता जा रहा है। पर इन सब के बीच में भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक जिम्मेदार सरकार ने तकरीबन 1.25 साल के इंतजार के बाद अगर 60 चीनी ऐप पर बैन लगाया है तो उसके मायने क्या हैं। इन मायनों को समझाने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं और देश दुनिया के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण कदम पर कुछ गंभीर बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि हमारी आज़ादी की सुरक्षा करना सिर्फ सैनिकों का ही कार्य नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसके तहत आह्वान किया था कि हम में से हर शख्स जो इस देश का नागरिक है, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो अगर चीन के संदर्भ में हमारा अनुभव ये कहता है कि वह एक दुश्मन देश की तरह व्यवहार कर रहा है, तो हम में से हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा कुछ ना करें जो चीन के लिए मददगार हो। क्या भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो उसी के तहत है? समझने की कोशिश करते हैं। हमें समझाने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ पवन दुग्गल जी हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता और सांसद सुनीता दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुनीता दुग्गल जी से ही करते हैं क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है जिसकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रखर सांसद है सुनीता दुग्गल जी, प्रशासनिक अधिकारी रही हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक बार फिर 1.25 साल के इंतजार के बाद में चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं। क्या ये प्रतिबंध वाकई इसलिए लगे हैं कि देश के सम्मुख कोई खतरा है, या 5 राज्यों में चुनाव है, एक संदेश देना है कि देखो चीन के भी हम अकल ठिकाने लगा रहे हैं, देखो 60 ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया। थोड़ा समझाएंगी सुनीता जी, क्यों 1.25 साल बाद? देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से हमारे भारतवर्ष का नेतृत्व संभाला है जी, तब से हम लोग जो हैं वो हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम एक हद तक हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए जी। लेकिन उसके बाद कोई हमें धमकाने की कोशिश करे, कोई हमें दबाने की कोशिश करे, कोई ये सोचे कि हम जो है वो उनसे डर जाएंगे, तो उस तरह की बात नहीं है। चाहे आप इसमें ये जो ऐप हैं इन पे बैन करने की बात करें, चाहे और भी तरीके से अगर आप देखें, तो मुझे लगता है कि अब भारत जो है उसका विश्व के अंदर वो स्थान है कि हम आंख से आंख मिलाकर जो है वो बात करते हैं जी। हमें अभी हमें जो है हमारी सेनाओं का मनोबल इतना जो है वो उच्च स्तर का है, और पूरे जो हमारे भारतवर्ष के लोग भी जो हैं उनका भी जो है मनोबल जो है वो आत्मबल और उनका मनोबल जो है वो पीक पर है, और वो जो है किसी भी तरह का कोई समझौता या किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज इस बेस पर कि वो हमारे के ऊपर गलत नजर से जो है हमें हमारे देश को देखें या कि वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करें, तो हम लोगों को अब वो बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो है ये पहले भी किया गया था कि कुछ ऐप्स जो हैं वो उनकी बंद की गई थी, और अब फिर जो है ऐप्स बंद की गई हैं कुछ जो है तकनीकी सभी चीजों को देखते हुए।
तो बहुत स्वागत के योग्य ये कदम है। स्वागत करना चाहते हैं सुनीता जी आप, लेकिन आपके साथ में मुझे सहूलियत है कि आप केवल नेता नहीं है, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी रही हैं, बहुत काबिल नेता के तौर पर आपकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा तरीका है चीन के साथ डील करने का। हमारे पास आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि साल 2021 में हमारा चीन के साथ व्यापार पिछले साल की तुलना में 43.3% बढ़ गया। पिछले साल तक मतलब 2020-21 में हमने 97.52 बिलियन डॉलर का व्यवसाय किया था। इस साल कमाल कर दिया हमने, 125.66 बिलियन डॉलर अरब डॉलर का हमने व्यापार चीन के साथ किया। एक तरफ व्यापारिक रूप से हमारी साझेदारी कमाल की बढ़ रही है, दूसरी तरफ सरकार बता रही है कि देखो चीन को कैसे हम ठीक कर रहे हैं, 60 ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया। थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं मैं, आप समझा पाएंगे कि ये विरोधाभासी आंकड़े आ रहे हैं, आपकी मदद से शायद हम समझ पाए। देखिए हिमांशु जी, के किसी भी देश के साथ जो है वो हमारे कई तरह के जो है वो संबंध होते हैं जी। उनके साथ हमारे जो पारस्परिक जो संबंध हैं वो सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, वो जो बॉर्डर लाइन पर जो है वो किस तरह से, तो हर तरह की राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अलग अलग तरह के संबंध होते हैं। तो ऐसे उसमें अगर हम व्यापार हमारा उनके साथ जो है वो चल रहा है, वो बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात की तरफ तवज्जो देते हैं, और अब जिस तरीके से हम लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और आप इसमें अगर चाहे फार्मास्यूटिकल की बात करें, चाहे हम डिफेंस की आप बात करें, तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम बहुत धीरे धीरे जो है वो स्लो एंड स्टडी जो है वो हम अब आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वोकल फॉर लोकल जो है उसको हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो है, हमारा कोई पड़ोसी देश है और उसके साथ अगर हमारे व्यापारिक संबंध है तो मुझे लगता है कि उसको हम जो है एकदम से नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन समय आएगा, आप देखना कि धीरे धीरे जो है मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो इतना आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है अभी हमारी चीजों के संदर्भ में निर्भरता है चीन के संदर्भ में, हम धीरे लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर होने के संदर्भ में, लोकल फॉर वोकल वाले सिद्धांत के तहत। ऐसा सुनीता दुग्गल जी की दलील है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी मेरे साथ में हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। कन्विंस है सुनीता जी की इस तर्कपूर्ण तरीके से कही गई बात के संदर्भ में कि देश आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है, बाकी चीज़ों के संदर्भ में इसलिए हम ले रहे हैं। बाकी एफ का मामला सुरक्षा का संबंधित मामला है। अपनी मजबूत दमदार सरकार के फैसले का स्वागत कीजिए। स्वागत करेंगे अजय उपाध्याय जी आप? डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सुनीता दुग्गल जी का ये तर्क है कि एक मजबूत देश आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है, हमारे कदम उठ रहे हैं, और इन सबके बीच में देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत ये चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। स्वागत करते हैं आप इस मजबूत कदम के लिए। प्रभावित हैं आप सरकार के इस फैसले से? क्या दमदार, क्या मजबूत सरकार है, देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। 1.25 साल बाद एक बार फिर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। वाकई डिजिटल स्ट्राइक है या चुनाव को लेकर कुछ करना है तो उसकी दृष्टि से उठा हुआ कदम है? डॉक्टर साहब, मेरी व्यक्तिगत राय और पार्टी की राय भी है, सरकार कोई भी छोटा कदम उठाए, बड़ा कदम उठाए, आज जो चाइना की परिस्थिति और भारत चाइना जो रिलेशन जिस मोड़ पे है और जिस तरह से हमारे एलएसी के अंदर घुसने का वो लगातार हिमाकत कर रहा है जी, कोई भी प्रयास उचित है। मैं मानता है कि क्या यह ये सार्थक है, क्या ये इस दिशा में जो आज जिस तरह की परिस्थिति है उसमें ये होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? निस्संदेह भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, आप डरिए नहीं। बार बार आप डरते हैं, चीन शब्द का छोड़िए, अब तो चीनी शब्द भी नाम देना प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं। जब भी बात होती है तो कभी चाइना का नाम नहीं लेते। क्यों इतना डरते हैं भाई? भारत की सीमा की सुरक्षा हमारे सैनिक कर रहे हैं, उनके शौर्य पर हमें गर्व है और उनके शौर्य पर पूरा हमें भरोसा है, वो करेंगे। आप ऑर्डर दीजिए, राजनीतिक ताकत चूंकि आपके द्वारा दी जाएगी, राजनीतिक निर्णय आप लेंगे, इच्छा शक्ति दिखाइए। जिस तरह से आप ऐप खेल रहे हैं और वो दोनों हमारे एलएसी के बीच गैप को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, लगातार गांव पर गांव बसाता जा रहा है, सबने देखा है। सुनीता दुग्गल जी का बड़ा सम्मान है, सांसद है, मैं उनसे ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि संसद में जब चर्चाएं हो रही थी, प्रधानमंत्री जी किस तरह से नाम लेने से भी डरते रहे। उन्होंने कहा न कोई घुसा है, न कोई आया है, न कोई रुका है। क्या हुआ? हमारे सैनिक शहीद हुए वहां, और वो कहां हुए थे?
कौन सा प्लेस था, वो हमारा क्षेत्र था, मेरे क्षेत्र के अंदर में वो आने की जुर्रत करने लगा, और जिसके कारण हुआ। आप आज भी डेप्सांग प्लेन का क्या हाल है, वाई जंक्चर का क्या हाल है, जो हमने वो झील जो है पेंसो झील जो हमने कब्जा किया था 4 से अब फिंगर 3 पर हम आ गए, और जो हम कैलाश मानसरोवर पर हमारे सेनाओं ने उस पर कब्जा किया स्ट्रेटेजिकली, उसको हम विड्रॉ करने की स्थिति में आ गए। आज जो है लद्दाख के क्षेत्र में या पूरी क्षेत्र में, डोकलाम के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों की बात यदि हम कर लें तो सच्चाई से हम मोड़े नहीं, शुतुरमुर्ग नहीं बने। चाइना का जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के पर हमको गंभीरता से विचार करना होगा, गंभीरता से विचार करना चाहिए, ये कहना है। मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी का। सुनीता दुग्गल जी कुछ आलोचक पढ़ने जा रही है। मैं सुनीता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पवन दुग्गल जी से थोड़ा तकनीकी पहलू समझना चाहता हूं। ये ऐप पे बैन, पवन दुग्गल साहब, कितना प्रभावी कदम है? हमने 200 से ज्यादा ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया, क्या बिगड़ गया चीन का और क्या सवर गया हमारा? थोड़ा ये बताइए पवन दुग्गल साहब। और अभी जो ये 54 ऐप पे प्रतिबंध है, क्या थे ये ऐप जिसके चलते अब हमें लग रहा है कि बहुत कुछ बदल जाएगा? देखिए, आसमान नहीं गिरने वाला इन 60 ऐप्स के बैन होने से जी। उसका कारण ये है कि हमने पिछले साल 1.5 साल में कई ऐप्स बैन किए जी। लेकिन हम भूल गए कि बैन करने के बाद चाइनीज ऐप्स ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने अपना स्वरूप बदला, अपनी शक्ल बदली, थोड़े फीचर्स बदले और पुनः से वापस भारतीय मार्केट को टारगेट किया। उन्होंने समझा कि देखिए, भारतीय उपभोक्ताओं को आज वर्ल्ड क्लास ऐप्स फ्री चाहिए, और वो इस नीड को टारगेट करते हुए विभिन्न प्रकार के ऐप्स लेके आते रहे। हमें क्या होता है कि हम एकदम सडनली अपनी नींद से जगते हैं, चलिए आज 60 ऐप बैन कर दिए, परसों 250 ऐप्स बैन कर दिए। इन केवल नीजक रिएक्शन से काम होने नहीं वाला। कारण ये है क्योंकि चीन आपकी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बहुत एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट कर रहा है। आवश्यकता है आपको एक ठोस प्रकार के भारतीय नीति की, क्योंकि प्रॉब्लम है हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो एक पॉलिसी को लेकर वैक्यूम है। भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा कानून नहीं है, भारत के पास कोई मोबाइल ऐप संबंधी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर कानून का बहुत अभाव है, इसलिए ये ऐप्स पुनः से वापस आ जाते हैं। और ये जो ऐप्स होते हैं ये विशेष तौर पर भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा भारत से बाहर ले जाकर चीनी सर्वर्स में लेके जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनको उस तरह के डेटा का इस्तेमाल करते हुए भारत की जो सॉवरेन इंटरेस्ट है उसको वो इफेक्टिवली टारगेट कर सके। एक चीज समझना चाहता हूँ पवन दुग्गल साहब, हमारा तो आईटी सेक्टर में लोहा पूरी दुनिया मानती है। दुनिया के तमाम देशों में भारतीय पेशेवर अपना नाम कमा रहे हैं। क्या कारण है कि हमारे यहाँ चीनी ऐप इतना ज्यादा आकर्षण का केंद्र है? क्या हम अपने स्तर पर वैसे ऐप नहीं बना पाते जो हमारे देश के लोगों को भाएं? क्या ऐसा चीनी ऐप के अंतर्गत जिसके कारण से हमारे बच्चे, हमारे लोग चीनी ऐप की तरफ दौड़े दौड़े चले जाते हैं? एक टिकटॉक बैन हुआ, ऐसा लगा जैसे जिंदगी में पूरा खालीपन आ गया। क्यों? देखिए, भारतवर्ष ने आज तक कोई स्टूडियसली कोई ऐप को बनाने के लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम विकसित नहीं किया। हम लोग हमेशा से जो फॉरेन ऐप्स है उन पर आश्रित रहे, चाहे वो ऐप्स गूगल ऐप स्टोर पर हो या प्ले स्टोर पर हो, तो हम लोगों ने कभी इस पर ज्यादा तवज्जो दी नहीं। अगर आप कैलिफोर्निया पर नजर डालें तो उन्होंने एक डेडिकेटेड अपनी पॉलिसी बनाई कि जो केवल मोबाइल ऐप्स को प्रोत्साहित करने की एक पॉलिसी बनाई गई और लोगों को बताया गया आपने क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए, आपने अब मोबाइल जो है प्रत्येक भारतवासी के हाथ में थमा दिया। आज कीमतें कम हो गई, ये भारतवासी मोबाइल पर आश्रित हो गए। अब जब मोबाइल पर आप आश्रित हो गए तो आपको नए नए प्रकार के ऐप्स की खोज तो हमेशा से थी ही, और अब उस खोज का उत्तर देने के लिए चाइनीज ऐप्स आ गई। चाइनीज ऐप्स की खास बात यह है कि आपको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रदान करते हैं, लेकिन जब ये वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रदान करते हैं आपको बताते नहीं है कि उसकी कीमत आपका डेटा है, आपकी निजता है और आपका डिजिटल एग्जिस्टेंस है। वो आपको इस तरीके से प्रभावित कर देते हैं। वो कहते हैं ना, पहले थोड़ा बहुत आप ओपियम देते हैं, अफीम देते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें आदत दिला देते हैं और उसके बाद वो खुद लोग मानते हैं। तो ठीक उस तरह का ओपियम मॉडल जो है ये चाइनीज ऐप इस्तेमाल करते आए हैं। हम लोग इसको डेवलप अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अब जो करंट सरकार है वो मेक इन इंडिया पर बहुत विशेष ध्यान दे रही है और अब नए नए प्रकार के यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, नए मोबाइल ऐप्स आ रहे हैं। लेकिन अभी भी उस लेवल तक जो चाइना का लेवल है उस तक पहुंचने में
अभी हमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन पवन दुग्गल जी ने जो बात कही है वो तो हमारी धारणा के विपरीत है। हम तो दावा करते हैं कि हम तो पारदर्शी जीवन जीना चाहते हैं, पारदर्शी जीवन जीते हैं। हमारे पास निजी है क्या? सब कुछ खुला खुला है, इसलिए जो चाहे ले जाए। इसमें इतने परेशान क्यों हैं? मैं आऊंगा सुनीता जी आपके पास में। एक प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी से जानना चाहता हूं कि एक देश एक तरफा इस प्रकार के प्रतिबंध लगाता है, क्या इससे परस्पर विश्वास बढ़ता है, इससे परस्पर विश्वास घटता है? एक तरफ व्यापार में हम 43% बढ़ोतरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश में बता रहे हैं देखो हमने चीन को ठीक कर दिया, 54 ऐप पे और प्रतिबंध लगा दिया, 200 पहले लगा चुके हैं। आप तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, हमारा ये कदम तनाव को घटाने वाला या तनाव को बढ़ाने वाला? त्रिपाठी जी जी, इससे तनाव कहीं से भी घटेगा नहीं, और चाइना का इससे बहुत कुछ नुकसान नहीं होता है। ये जो हमने 50 के करीब ऐप बंद कर दिए हैं जी, क्योंकि वो जो उनको डेटा चाहिए था वो डेटा होगा उनके पास, जो इस ऐप के थ्रू वो लोग कर रहे होंगे। फिर भी ठीक है, अच्छा कदम है कि आपने बंद कर दिया, लेकिन जो डेटा जाना था वो उनके पास होगा। इससे कोई भी तनाव में किसी तरीके का कोई कमी नहीं होगी, और ये चीन के लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। दूसरी चीज है कि चाइना की, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि चाइना के साथ हमारे व्यापार बढ़ रहे हैं। चीन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जी, और अगर आप अमेरिका को देखें या वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज को भी देखें, उनके तमाम सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी उनको चीन के साथ व्यापार करना पड़ रहा है, और काफी बड़ा व्यापार है। तो उसी तरह भारत को भी चीन के साथ व्यापार करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि हम लोग कैसे चाइना के साथ जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो कंपटीशन चल रहा है, उसमें इंडिया को बहुत बड़े पैमाने पे अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। हमें अपनी इकोनॉमी को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, और जो मेक इन इंडिया है वो मतलब रियल में मेक इन इंडिया हमें कराना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमें अपने इंडस्ट्रीज वगैरह को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाइना का राइज कोई आज का नहीं है, दे स्टार्टेड फ्रॉम 1979 और यहां तक वो लोग पहुंचे हैं। तो काफी दशकों की मेहनत है उनके पीछे, और चाइना एक बहुत बड़ा आज की तारीख में एक इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट 16-17 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हम 5 ट्रिलियन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना कहां पर आज की तारीख में खड़ा हुआ है। तो देश को बहुत काम करना पड़ेगा। इन एप्स के बंद होने से कोई मेजर लॉस चाइना का नहीं होने जा रहा है। कोई बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी की। पवन दुग्गल साहब भी यही बात कह रहे थे, डॉक्टर अजय उपाध्याय भी यही सवाल उठा रहे थे कि हो क्या जाएगा इससे। मैं सुनीता जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी ने बताया कि दशकों की मेहनत है चीन की इस हालत में पहुंचने में, जिस ऊंचाई पर वो दिखता है, और हमारे पास में दशकों के दावे हैं। इस देश को जो भी सरकार रही उसने बताया कि देश तरक्की की नई ऊंचाई छूने वाला है। आपसे जानना चाहता हूं, पवन दुग्गल साहब बता रहे हैं कानून तक नहीं है हमारे पास ढंग का, इसलिए इसके कोई फायदे नहीं निकलते। वो भी बता रहे हैं कि तकनीकी दृष्टि से भी हम ऐसे ऐप नहीं बना पा रहे हैं जो हमारे ही अपने लोगों को भा जाएं। क्या बोलती हैं आप? वाकई आपके दावों पे भरोसा ही करें या आप व्यवहार में कुछ ऐसा कर देंगे जो हमें दिखेगा भी? हिमांशु जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि जो अब की बार का जो बजट आया है और उस पे मुझे भी मौका मिला जो है उस बजट पर अपना स्पीच देने का, और उससे पहले जो है आदरणीय महामहिम जी का जो अभिभाषण था और उस पर भी मौका मिला जो है वो स्पीच देने का। तो मैंने पूरा डिटेल में जो है इसका स्टडी किया। तो देखिए जो ये बात कही गई है कि आप देखिए कि पहले और अब में बहुत अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाहे हम गेमिंग की बात करें, जो गेमिंग के एप्स हैं, चाहे हम ड्रोन की बात करें, तो इन सब के अंदर जो है हम मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस देने वाले हैं, इसमें हमारे व्यापार को इसमें बढ़ाने वाले हैं। और बहुत बार बहुत सी चीजें जो होती हैं वो सिंबॉलिक होती है। जैसे मैं जो पवन जी कह रहे हैं, पवन दुग्गल जी कह रहे हैं, और इनसे भी, और जो त्रिपाठी जी भी हैं, इन्होंने भी अपनी बात कही कि हम जो है कुछ एप्स को हम बंद करके और हम ये सोचें कि हमने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, हम वो क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो टेक्निकली जो बातें हैं वो कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे कि बीजिंग के अंदर जो विंटर ओलंपिक थी उसका हमने बायकॉट किया। उससे हमें जो है व्यापारिक कोई लाभ मिलने वाला है या क्या, उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, लेकिन ये सिंबॉलिक होता है। बहुत से कंट्रीज ने, अब अमेरिका के साथ चाइना का बड़ा अच्छा व्यापार है, लेकिन उन्होंने भी उसका बायकॉट किया। तो कई बार कई चीजें सिंबॉलिक होती हैं कि आप अपने आप को जो है वो एक खुदा मत समझें, और कहीं पर बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि हमें, ठीक है, ये भी हो सकता है कि हमें भविष्य के अंदर अगर उन लोगों ने अपने उसमें सुधार नहीं किया
तो हमें कुछ और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत जो है अब आंख से आंख मिला के किसी दूसरे देश की बात करता है। अब हम लोग जो है वो कुछ इस तरह से नहीं करते हैं कि हम जो है वो किसी को हल्के से किसी को बात कर दिया या डर के कोई बात करे। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो एक आत्मबल और जो मनोबल जो है वो पूरे देशवासियों का बढ़ा हुआ है, और हम लोग जो है अब चाहे सिंबॉलिक ही सही, लेकिन हम उनके साथ जो है वो आमने सामने बात करने की हिम्मत रखते हैं। और आपने एक चीज और देखी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर ने क्लियर कहा है कि गलवान के अंदर जो है वो चाइना को ज्यादा नुकसान हुआ जी। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम जो है आज एक सशक्त भारत जो है आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा हम लोग मेक इन इंडिया को प्रेफर करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे, मुझे लगता है कि धीरे 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 धीरे, ठीक है, उन लोगों की मेहनत बहुत सालों की है, इसकी वजह से आज वो पूरी दुनिया के अंदर। और एक और हिमांशु जी कि वो लोग जो है बाय हुक और बाय क्रुक, मैं क्लियर नहीं इस बात को कहना चाहती, मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे इस बात को, सब समझ जाएंगे इस बात को कि वो हर तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। लेकिन हम लोगों की कुछ नैतिक मूल्य भी है हम लोगों के, हम उतना नहीं जो है वो गिरावट की तरफ आ सकते कि जो है अपने हम उनके स्तर पे गिर नहीं सकते। सुनीता दुग्गल जी के सीधे शब्दों में, भारत के शब्दों में अगर भाषा की बात करें, हम उसके स्तर पर नीचे नहीं जा सकते। पर मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से जानना चाहता हूं कि सुनीता जी का यह कहना है कि कुछ चीजें संदेश देने के लिए होती हैं। चीन को संदेश मिल गया ऐसा सुनीता जी का भरोसा है, कांग्रेस को संदेश मिल गया, विपक्षी दलों को संदेश मिल गया, विपक्षी दल इस संदेश की प्रक्रिया में साथ हैं या उन्हें लगता है बहकाया जा रहा है देश को? ये संदेश देने की बात है या संदेह है, ये तो सरकार को ही तय करना है, क्योंकि विदेश नीति का संचालन सरकार करती है। कभी झूले पर झूलना, कभी जा करके नाश्ते करना, चाय पे टॉक करना, सब होने के बाद जो परिस्थितियां हैं पूरे देश देख रहा है 5 सालों में। प्रधानमंत्री जी किस तरह पूरे चाइना में बार बार जाते थे, आते थे, और उसके बाद भी क्या परिस्थिति बनी। सरकार को समझना होगा, कुछ ऐतिहासिक तथ्य है उस पर हमें विचार करना होगा। विदेश नीति की निरंतरता होती है और उस निरंतरता के साथ जो नई परिस्थितियां हैं उसके साथ हमें संबद्ध होना पड़ता है। परिस्थिति दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री जी को ना विदेश नीति और विदेश नीति के रणनीतिकारों से कभी कोई चर्चा करने की जरूरत पड़ी, वो पीएमओ में ही सिमट कर रह गए हैं और उन्हें दिखता भी नहीं। संकेतात्मक आपने जो संदेश दिया है, संकेतात्मक संदेश जरूर दीजिए, लेकिन रक्षात्मक मत बनिए। चाइना के साथ हमको रक्षात्मक बनने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से अभी एक माननीय सांसद महोदया है और एक जिम्मेवार भारत के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा एक सूचना दिया है कि चाइना को ज्यादा हानि हुआ गलवान में। मैं पूछता हूँ भारत सरकार को ये सूचना देनी चाहिए, अच्छा लगेगा, हमारे सेनाओं सैनिकों का आत्मबल और बढ़ेगा, देश के नागरिकों का आत्मबल बढ़ेगा। क्यों नहीं सरकार ऑन रिकॉर्ड इस बात को लाने का प्रयास की? अजय जी, सरकार तो बता देगी पर भरोसा आप करेंगे? दिक्कत ये है ना, सरकार तो बताती है, आप भरोसा कहाँ करते हैं? आप तो अगला सवाल लेके तैयार हो जाते हैं। इसलिए सुनीता जी को लगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं, अब तो मान लो, क्योंकि उनका कहा तो आप मानते नहीं। भारत का एक, मैं ये भी नहीं कहूंगा मैडम को कि वो भाजपा की सांसद है, कांग्रेस की और किसी भी पार्टी की सांसद, संसद के मेंबर है वो, उनको तो और इस पर क्लियर होना चाहिए, सरकार से मांग करनी चाहिए कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया। सरकार ने कहा तो था, पुलवामा के संदर्भ में कहा था, उरी के संदर्भ में कहा था, आप तो सबूत मांगते रहे। यही तो भाजपा की शिकायत है। तो जब ये दावा करते हैं, बताते हैं, आप एतबार नहीं करते। इसलिए सुनीता जी को लगा दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, इसलिए उन्होंने विदेश के अखबारों का उदाहरण देकर आपको बताया, देखो भाई विदेश वाले भी मान रहे हैं, अब तो मान लो। आप अभी भी सवाल उठा रहे हो, ठीक कर रहे हो साहब। यही तो आश्चर्यजनक है कि विदेश के अखबार तो हमारे भारत के साथ है, भारत के प्रधानमंत्री को ही अपने आप पे शायद लगता है भरोसा नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं बातचीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता के मसले पर नहीं ले जाना चाहता। थोड़ा सा पवन दुग्गल जी से आखिरी दौर की बात करना चाहता हूं। और पवन जी, आपसे जानना चाहता हूं कि हमने तकरीबन 1.25 साल पहले पहली डिजिटल स्ट्राइक की थी। ऐसा रविशंकर प्रसाद जी जो उस समय मंत्री थे, दावा किया था उन्होंने। 1.25 साल का बतौर साइबर एक्सपर्ट आपके पास कोई तजुर्बा है कि हमने हासिल क्या किया इससे? क्या हमने केवल देश की जनता को बताया कि देखो हमने कुछ किया है, या वाकई ऐसा कुछ हुआ जिसकी उपलब्धि पर हम थोड़ा गर्वित हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं कि देखो ये करके हमने ये हासिल किया? अगर कुछ हासिल किया है तो आप बता सकते हैं, देखो ये हासिल किया। देखिए, भारतवर्ष ने सबसे बड़ी चीज हासिल तो ये करी कि आपने करीबन 250 प्लस 60 करीबन 300 आपने मोबाइल ऐप्स बंद कर दिए।
और कहीं ना कहीं एक आपने संकेत चीन को दिया कि आप मेरी डिजिटल इकोनॉमी में दखलंदाज नहीं कर सकते और मैं हर वो कदम उठाऊंगा जो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करेगी। लेकिन जहां एक और हमने ये ठोस कदम तो उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बाकी सारे घर के दरवाजे खुले रह गए। तो कि एक या दो दरवाजे बंद करने से बाकी दरवाजे खुले रहने से कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि चीन के जो ऐप्स हैं उन्हीं खुली दरवाजों से वापस आने शुरू हो गए। नाम बदल दिया गया, स्वरूप बदल दिया गया, लेकिन उनको एक बात मालूम थी कि भारतवर्ष में लोगों को एक विशेष प्रकार की क्रांति है। भारत में उल्टी की क्रांति चल रही है, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहाँ हर कोई तो मोबाइल ऐप चाहिए। तो ये मोबाइल ऐप्स को पुनः से प्रोवाइड करने का प्रयास कि नए मोबाइल ऐप्स ने, इन चाइनीज ऐप्स ने दिया। मुझे लगता है कि इससे हमें सीखनी चाहिए कि केवल 300 ऐप्स बैन करने से भारत का कोई बहुत मेजर एडवांसमेंट नहीं होने वाला। आवश्यकता है कि आप डिटेल्ड साइबर सुरक्षा कानून लेकर आइए, डिटेल्ड मोबाइल ऐप पॉलिसी लेकर आइए, डिटेल्ड डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आइए और ठोस आप कारगर कदम उठाइए। अब देखिए, भारत में आपने आईटी रूल्स 25 फरवरी 2021 से लागू तो कर दिए, लेकिन आज तक इन आईटी रूल्स के अंतर्गत आपने चीनी ऐप्स या चीनी सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि आप जो बात कर रहे हैं, आप कागजी घोड़े दौड़ा देते हैं, लेकिन उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो दायित्व बनता है कि हम जो वर्तमान कानून है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, नए कानूनी प्रावधान लेकर आए और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों को बताएं कि अगर आप चाइनीज ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ देर का तो आपको आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको नुकसान है, भारतवर्ष को नुकसान है। और हम सब अपना योगदान जरूर दें ताकि हम भारत की जो सोवरेनिटी है उसको हम प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट ना कर सकें। तो पवन दुग्गल जी की बात को मोटे तौर पर अगर मैं समझूं तो हम एक नाव में बैठे हैं जिसमें छेद हैं, हम एक दो नाव के छेद बंद करके मान ले रहे हैं कि देखो हमने पानी रोक दिया, पर बाकी जो छेद हैं उनसे पानी आ रहा है। तो चीन के संदर्भ में अगर वाकई सरकार की मंशा कुछ ठोस करने की है तो बेहतर है वो अपने कानूनी प्रावधानों को बेहतर करे, सख्त तौर पर मॉनिटरिंग करे, ताकि कोई दाएं बाएं के दरवाजों से हमारे घर में दाखिल ना हो पाए। अगर ऐसा हो पाता है तो लगेगा वाकई चीन को संदेश जा रहा है, नहीं तो कुल मिला के संदेश देश की जनता तक ही रह जाएगा और एक्चुअल जिसको सबक सिखाने का दावा है उसे कोई सबक मिल भी रहा है इस पर संदेह बना रहेगा। क्या भारत सरकार ऐसा कोई कदम उठाएगी, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।